किसी गांव में अनीता नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। अनीता के घर पर एक गाय थी। अनीता रोज अपनी गाय का दूध निकालकर बेचा करती थी। दूध बेचने के बाद उसे जो भी पैसे मिलते वो अपनी सौतेली माँ कामिनी को दे देती थी। लेकिन इतनी ईमानदार होने के बावजूद उसकी सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन निकिता हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। फिर एक दिन अनीता जंगल में गाय चराने जा रही थी। तभी अचानक अनीता की गाय कहीं खो जाती है। अरे, अचानक मेरी गाय कहाँ चली गई? हे भगवान, अगर मैं बिना गाय लिए घर गई तो मेरी माँ मेरी हड्डी पसली तोड़ देगी। उसके बाद अनीता अपनी गाय को ढूंढने के लिए जंगल में भटकने लगती है। तभी अचानक एक चुड़ैल उस पर हमला कर देती है। बड़े दिनों बाद इस जंगल में कोई इंसान मिला है। आज मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे चुप कर, हाथ में आए शिकार को मैं कभी नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल अनीता को घसीटते हुए अपनी गुफा की ओर ले जाने लगती है। तभी अचानक वहाँ एक कौवा आ जाता है। वो कौवा चुड़ैल पर हमला कर देता है। चुड़ैल अपनी चोटी लंबी करके कौवे को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कौवा चुड़ैल की पकड़ में नहीं आता और मौका देखकर अपनी चांच से चुड़ैल की दोनों आंखें फोड़ देता है। अरे अरे, मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसने तो मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। अरे कोई बचाओ मुझे। फिर चुड़ैल घबराकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद कौवा खूबसूरत परी के रूप में बदल जाता है और अपने सामने परी को देख अनीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद अनीता परी का शुक्रिया अदा कर उससे अपनी गाय खोजने के लिए मदद मांगती है। परी अनीता को अपने साथ हवा में उड़ाकर आसमान में मौजूद बादलों के ऊपर ले जाती है। उस बादल पर दो रंग बिरंगे खूबसूरत झरने बह रहे थे। अब तुम इस पहले वाले झरने के अंदर चली जाओ, तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी। परी की बात सुनकर अनीता झरने के अंदर चली जाती है। तभी उसे अंदर एक सुंदर सा कमरा दिखाई देता है। वहाँ अनीता की गाय बैठी घास खा रही होती है। अपनी गाय को देख अनीता बहुत खुश होती है और उसे लेकर झरने से बाहर निकल आती है। अब तुम अपनी गाय को दूसरे झरने के पानी में नहला दो। परी के कहे अनुसार अनीता अपनी गाय को दूसरे झरने के पानी में मिला देती है। अगले ही पल अनीता की गाय सोने की गाय के रूप में बदल जाती है। अरे, ये क्या हो गया? मेरी गाय अचानक सोने में कैसे बदल गई? ये जादुई झरना अच्छे लोगों को इसी तरह का इनाम देता है। अब से तुम्हारी गाय जो भी दूध देगी वो सोने का होगा। परी की बात सुनकर अनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो सोने की गाय को लेकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद अनीता कामिनी और निकिता को जादुई झरने के बारे में सब बता देती है। माँ, चलो इस गाय को अपने कब्जे में लेकर अनीता को यहाँ से भगा देते हैं। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। रोज इस गाय का सोने का दूध बेचकर हम दोनों ढेर सारे पैसे कमाएंगे। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है। अनीता की बच्ची, निकल यहाँ से। आज से तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। उसके बाद दोनों माँ बेटी अनीता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो दोनों सोने की गाय का दूध निकालने जाती है कि तभी अचानक उस गाय का चेहरा एक
चुड़ैल के रूप में बदल जाता है। तुम दोनों ने उस मासूम लड़की पर बहुत अत्याचार किए हो। सोने के लालच में तुम दोनों ने उस बेचारी लड़की को घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने मुंह से आग उगलकर दोनों माँ बेटी के शरीर को जलाकर उन्हें बदसूरत बना देती है। साथ ही चुड़ैल उसके घर को भी जलाकर राख के ढेर में बदल देती है। उसके बाद वो गाय हवा में उड़ती हुई अनीता के पास पहुंच जाती है। अपनी गाय को देख अनीता बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन से अनीता रोज सोने का दूध बेचकर पैसे कमाने लगती है। धीरे धीरे अनीता बहुत अमीर बन जाती है। दूसरी तरफ कामिनी अपनी बेटी के साथ सड़कों पर भीख मांगती हुई अपना गुजारा करने लगती है। इस तरह उन दोनों दुष्ट माँ बेटियों को उनके किए की सजा मिल जाती है। बहुत समय पहले परिदेश में निकिता नाम की एक घमंडी परी रहती थी। निकिता को दूसरों का नुकसान करने में बहुत मजा आता था। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। दूसरी तरफ उसकी माँ भी हमेशा उसके बुरे कामों में उसका साथ देती थी। फिर एक दिन, बेटी आज तेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए मैं तेरे लिए ये खास जादुई लिपस्टिक लेकर आई हूँ। इस लिपस्टिक से तू जो चाहे वो कर सकती है। अरे वाह माँ, ये लिपस्टिक तो बहुत ही सुंदर है। मुझे इतना अच्छा तोहफा देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया माँ। आज मैं अपनी सहेलियों के साथ अपना बर्थडे पृथ्वी की किसी खूबसूरत जगह पर जाकर मनाऊंगी। उसके बाद निकिता परी अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वी पर पहुंच जाती है। तभी उसे एक फूलों का बगीचा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। फिर निकिता परी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उस बगीचे में अपना बर्थडे मनाने लगती है। ये बगीचा बहुत खूबसूरत है। ऐसा सुंदर फूल मैंने आज तक नहीं देखे। मैं यहाँ के सारे पेड़ पौधे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। तभी वहाँ कोमल नाम की एक गरीब परी आ जाती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इस बगीचे के फूलों को बेचकर ही मेरा गुजारा होता है। देखो, तुम यहाँ अपना बर्थडे मनाने आई थी, अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ। देख, मैं तेरे जैसी गरीब परियों के मुंह नहीं लगती। तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चली जा। मैं एक बार जो फैसला कर लेती हूँ फिर उससे पीछे नहीं हटती। इतना कहकर निकिता परी अपने पास से जादुई लिपस्टिक निकाल लेती है। चल मेरी जादुई लिपस्टिक, इस बगीचे में मौजूद सभी पेड़ पौधों को काटकर मेरे घर ले चल। हाँ हाँ निकिता, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। फिर उस जादुई लिपस्टिक के अंदर से ढेर सारी कुल्हाड़ी बाहर निकलकर वहाँ मौजूद पेड़ पौधों को काटना शुरू कर देती है। नहीं नहीं, रुक जाओ, दया करके ऐसा मत करो। लेकिन घमंडी निकिता परी कोमल की एक नहीं सुनती और वहाँ मौजूद सारे पेड़ पौधे अपने घर ले जाती है। इस बात से कोमल को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद कोमल परी का जन्मदिन आ जाता है। कोमल, आज तो तेरा बर्थडे है ना, आज तू हमें शहर के बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी दे। मैं कहाँ से पार्टी दूं? पिछले कई दिनों से मैंने 1 रुपए भी नहीं कमाए। एक बुरी परी ने मेरा पूरा बगीचा उजाड़ दिया है। अब मेरे पास गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इतना कहकर कोमल परी रोने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रही एक जादूगरनी कोमल को रोते हुए देख लेती है। वो जादूगरनी हमेशा कोमल से फूल खरीदा करती थी। क्या हुआ कोमल बेटी, तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? फिर कोमल जादूगरनी को निकिता परी के दुष्ट स्वभाव और अपनी गरीबी हालत के बारे में सब बता देती है।
अच्छा तो ये बात है, उस घमंडी परी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना वो इसी तरह सभी को परेशान करती रहेगी। तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट दूंगी। उसके बाद जादूगरनी अपनी थैली से एक छोटी सी लिपस्टिक निकालकर जमीन पर रख देती है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो जादुई लिपस्टिक का आकार बड़ा हो जाता है। अब तुम इस जादुई लिपस्टिक की मदद से उस बदतमीज परी की अक्ल ठिकाने लगा सकती हो। उसके बाद कोमल परी जादुई लिपस्टिक के ऊपर सवार होकर हवा में उड़ती हुई निकिता परी के घर पहुंच जाती है। अरे ये तो वही गरीब परी है, लेकिन अचानक किसके पास इतनी बड़ी जादुई लिपस्टिक कहाँ से आ गई? मैं तुझे सबक सिखाने आई हूँ, दुष्ट परी, अब तू मुझसे नहीं बचेगी। कोमल की बात सुनकर निकिता परी अपनी जादुई लिपस्टिक से कहती है, सुन मेरी जादुई लिपस्टिक, इस गरीब परी और इसकी जादुई लिपस्टिक को जलाकर राख कर दे। लेकिन कोमल की जादुई लिपस्टिक का बड़ा आकार देख निकिता की जादुई लिपस्टिक घबरा जाती है। ये लिपस्टिक बहुत शक्तिशाली लग रही है, मैं इसका सामना नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ साथ ये मुझे भी मार देगी, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद वो जादुई लिपस्टिक हवा में उड़ती हुई वहाँ से भाग जाती है। तेरी जादुई लिपस्टिक तो डर के भाग गई, अब तू नहीं बचेगी। तभी वहाँ निकिता परी की माँ आ जाती है। वो अपनी जादुई छड़ी निकालकर कोमल पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन कोमल की जादुई लिपस्टिक आग उगलकर उसकी जादुई छड़ी को जला देती है। फिर वो जादुई लिपस्टिक उन दोनों माँ बेटी को 1 साल के लिए बंदरिया बनाकर छोड़ देती है। अब इन दोनों को बिल्कुल सही सजा मिली है, अब इन दोनों की अक्ल ठिकाने आएगी। उसके बाद कोमल परी अपने सारे पेड़ पौधे लेकर अपने गांव चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और कोमल परी फिर से हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। दीवानपुर नाम के गांव में प्रियंका नाम की एक गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रियंका के पिता लोहे के कारखाने में मजदूरी का काम करते थे, लेकिन एक दिन अचानक काम करते हुए उनका हाथ मशीन के अंदर चला जाता है, जिस वजह से उनका हाथ पूरी तरह कट जाता है। हाथ कट जाने के बाद प्रियंका के पिताजी बेरोजगार हो जाते हैं और धीरे धीरे प्रियंका के घर पर पैसों की तंगी छाने लगती है। अपने माता पिता को तकलीफ में देख प्रियंका को बहुत दुख होता है और वो बाहर जाकर पैसे कमाने का फैसला करती है। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बाजार जाकर लोगों से काम मांगूंगी, मुझे यकीन है कि मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। उसके बाद प्रियंका काम ढूंढने गांव के पास वाले बाजार में पहुंच जाती है। सुनिए, मुझे काम की जरूरत है, क्या आप मुझे अपनी दुकान पर कोई काम दे सकते हो? और मुझ पर दया करो, मैं बहुत गरीब हूँ। ए लड़की, सुबह सुबह तुझे मेरी दुकान ही मिली थी क्या? मेरे पास कोई काम वाम नहीं है, चल भाग यहाँ से। ये सुनकर प्रियंका उदास हो जाती है। इसके बाद वो चलते हुए अनाज की दुकान के पास पहुंच जाती है। बोल लड़की, क्या चाहिए तुझे? आंटी, मैं काम की तलाश में यहाँ आई हूँ, क्या आपकी दुकान पर मुझे कोई काम मिल सकता है? अरे तू फूलों की तरह नाजुक है, तुझे क्या काम होगा मेरी दुकान पर? तू बड़े बड़े अनाज की बोरियां उठाकर यहाँ से वहाँ रखना पड़ता है। देख, ये काम तेरे बस का नहीं है, चल जा यहाँ से। उसके बाद प्रियंका बाजार के और भी सारी दुकानों पर काम मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। मेरी तो किस्मत ही खराब है, इतनी देर भटकने के बाद भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। उसके बाद प्रियंका रोती हुई अपने घर की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी प्रियंका को रास्ते के किनारे
एक बड़ा सोने का अंडा दिखाई देता है। उस अंडे को देख प्रियंका बहुत खुश होती है और फौरन उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। फिर घर पहुंचने के बाद प्रियंका वो सोने का अंडा अपने माता पिता के सामने रख देती है, लेकिन अगले ही पल वो अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से एक बौना बाहर निकलकर रोने लगता है। उस बौने को देख प्रियंका और उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। अरे तुम कौन हो और अंडे के अंदर से कैसे आए? मैं काली पहाड़ी के पीछे वाली बस्ती में रहता हूँ। एक जादूगरनी ने मुझे इस अंडे के अंदर कैद कर दिया था और कोई मुझे मेरे घर पहुँचा दो। बेटी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, तुम इसे इसके घर पहुँचा दो। फिर प्रियंका उस बौने को गोद में उठाकर काली पहाड़ी की ओर चल देते हैं। काफी देर चलने के बाद प्रियंका उस बौने की बस्ती में पहुंच जाती है। बौने के माता पिता उसे देख बहुत खुश होते हैं। अब बेटी, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा सही सलामत हमारे पास आया है। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी पर नहीं भूलेंगे। हाँ बेटी, इस उपकार के बदले हम तुम्हें खास चीज देते हैं। फिर बौने के माता पिता प्रियंका को गोलगप्पे से भरा एक टोकरा दे देते हैं। इन गोलगप्पों को खेत के जमीन में फैला देना, फिर रोज तुम्हारे खेतों में ढेर सारी गोलगप्पे की फसल पैदा होगी। उन्हें बेचकर तुम बहुत जल्द धनवान बन जाओगी। ये सुनकर प्रियंका बहुत खुश होती है। इसके बाद प्रियंका गोलगप्पे ले जाकर अपने घर के आंगन में फैला देती है और अगले ही पल चमत्कार रूप से वहां चारों तरफ गोलगप्पे की फसल तैयार हो जाती है। उसके बाद प्रियंका सारे गोलगप्पे तोड़कर उन्हें बेचने बाजार पहुंच जाती है। उन जादुई गोलगप्पे का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट था। दुकान वाले हाथों हाथ प्रियंका से सारे गोलगप्पे खरीद लेते हैं। फिर अगले दिन से प्रियंका रोज इसी तरह अपने आंगन में उगने वाले गोलगप्पे तोड़कर बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे प्रियंका बहुत दौलतमंद बन जाती है, लेकिन प्रियंका की तरक्की देख उसके चाचा और चाची को बहुत जलन होती है। सुनिए जी, आपकी भाभी और भतीजी बाजार से एक बहुत बड़ी तिजोरी खरीद कर लाए हैं। लगता है उनके पास बहुत दौलत इकट्ठी हो गई है। मैं तो कहती हूँ आज रात को ही उनके घर पर चोरी करके सारे पैसे चुरा लेते हैं। प्रियंका का चाचा भी अपनी पत्नी की तरह लालची था, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रियंका के घर चोरी करने का फैसला कर लेता है। रात होते ही दोनों प्रियंका के घर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंगन में मौजूद गोलगप्पे आग के गोले में बदलकर उनके ऊपर गिरने लगते हैं। हाय, मर गई रे, मेरी साड़ी में आग लग गई। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे। अरे भाग्यवान, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो भागो यहाँ से, वरना हम दोनों जलकर राख हो जाएंगे। फिर दोनों घबराकर वहां से भाग निकलते हैं और उस दिन के बाद से दोबारा कभी प्रियंका के घर चोरी करने की हिम्मत नहीं करते। बहुत समय पहले किसी गांव में गंगा नाम की विधवा औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। गंगा के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। एक दिन गंगा खेत में काम कर रही थी, तभी वहाँ शंभू नाम का जमींदार आ जाता है। सुनो गंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें इस तरह खेतों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सर से पांव तक तुम्हें गहनों से लाद दूंगा और तुम्हारे चारों तरफ दिन रात नौकर चाकर रहेंगे। जमींदार की ये बात सुनकर गंगा का खून खौल जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बुढ़े मुझसे इस तरह बात करने की? मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ। मुझसे शादी करने का ख्याल तेरे मन में कैसे आया? इस बात पर तुझे शर्म आनी चाहिए। चल जा, निकल यहाँ से,
वरना अपनी चप्पल उतारकर तेरा मुंह लाल कर दूंगी। गंगा की बात सुनकर खेत के पास मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसते हुए जमींदार का मजाक उड़ाने लगते हैं। अपनी बेइज्जती पर जमींदार गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उस गंगा में बहुत अकड़ है, अब मैं उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगा, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। फिर रात को जमींदार गंगा के खेत में पहुंच जाता है और वहां खड़ी फसल पर आग लगा देता है। देखते ही देखते गंगा के खेत की सारी फसल जलकर राख हो जाती है। अगले दिन अपना जला हुआ खेत देख गंगा और उसके बच्चे दुखी होकर रोने लगते हैं। माँ, ये सब क्या हो गया? हमारी सारी फसल जलकर राख हो गई। हम तो इसी फसल पर निर्भर थे, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ माँ, हमने तो ये फसल उगाने के लिए बहुत सारा कर्ज ले रखा था, अब हम लोगों का कर्ज कैसे चुकाएंगे? गंगा अब कहती है, मेरे होते हुए तुम दोनों को किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करूंगी, लेकिन तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तभी अचानक उन तीनों के सामने आसमान से दो बड़ी बड़ी बोरियां आ गिरती है। वो दोनों बोरियां सोने से बनी थी और उसमें से तेज रोशनी आ रही थी कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। माफ करना, तुम तीनों को चोट तो नहीं लगी? दरअसल ये जादुई अनाज की बोरियां हैं। इन्हें मैं परी देश ले जा रही थी। गंगा के बच्चों के मासूम चेहरे देख परी गंगा से कहती है, क्या हुआ बहन, तुम्हारे दोनों बच्चे इतने दुखी क्यों हैं और अचानक ये खेत कैसे जल गया? फिर गंगा रोती हुई परी को अपने साथ हुई सारी घटना बता देती है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद परी गंगा और उसके बच्चों के साथ उसके घर पहुंच जाती है और उसके आंगन में एक बड़ा सा चमकदार बीज गाड़ देती है। फिर अगले ही पल वहाँ जादुई मिर्ची का पौधा प्रकट हो जाता है। इन मिर्चियों को खाकर तुम जो भी चीज मांगोगी वो चीज तुम्हारे मुंह से बाहर निकल आएगी। इन जादुई मिर्ची का संभल कर इस्तेमाल करना। उसके बाद परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। उसके बाद गंगा एक जादुई मिर्च तोड़कर खा लेती है। मुझे अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। गंगा के इतना कहते ही उसके मुंह से ढेर सारे नोट बाहर निकलने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ नोटों का ढेर लग जाता है। अब मैं तुम दोनों का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करवा दूंगी। तुम दोनों मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। माँ, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं आसमान में उड़कर स्कूल जाऊं। तुम जादुई मिर्ची की मदद से हमारे लिए एक उड़ने वाला जादुई स्कूटर प्रकट कर दो। अपनी बेटी की बात सुनकर गंगा एक जादुई मिर्ची खा लेती है। मुझे एक उड़ने वाला जादुई स्कूटर चाहिए। गंगा के इतना कहते ही उसके मुंह से एक स्कूटर बाहर आ जाता है। ये देख गंगा और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद गंगा अपने बच्चों का एडमिशन सबसे बड़े स्कूल में करवा देती है और गंगा के दोनों बच्चे जादुई स्कूटर में बैठकर हवा में उड़ते हुए स्कूल जाने लगते हैं। उस दिन के बाद से गंगा को जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई मिर्च खाकर अपने मुंह से वो चीज प्रकट कर देती थी। इस तरह गंगा की सारी गरीबी दूर हो जाती है और वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरा वक्त देखकर हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह रात के बाद सवेरा होता है उसी तरह जीवन में बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। सुरेखा परी परिदेश की रानी थी। वो बहुत ही अच्छी और दयालु रानी थी। वह हमेशा दूसरी परियों का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक सुरेखा परी को दिल का दौरा पड़ता है और वो पूरी तरह बीमार हो जाती है। दूसरी तरफ सुरेखा परी के बच्चे नहीं थे,
इसी वजह से वो मरने से पहले परी देश की किसी होनहार परी को वहाँ की रानी बनाना चाहती थी। अगले दिन रानी परी दरबार की सभी परियों को अपने पास बुलाती है। लगता है अब मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ। मरने से पहले किसी काबिल परी को अपना राजपाट सौंपना चाहती हूँ। तुम लोग परियों की प्रतियोगिता करवाओ। जो भी परी प्रतियोगिता जीतेगी मैं उसे यहाँ की रानी बना दूंगी। उसके बाद ये बात पूरे प्रदेश में फैल जाती है और सभी परियां प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उतावली होने लगती हैं। उसी परिदेश में रोमा नाम की एक बूढ़ी परी अपनी माँ के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी एक नंबर की चालबाज थी। माँ, ये बहुत अच्छा मौका मिला है। मुझे किसी भी तरह प्रतियोगिता जीतनी होगी ताकि मैं परी देश की रानी बन यहाँ पर राज कर सकूं। तू चिंता मत कर बेटी, पृथ्वी की जादूगरनी मेरी बहुत अच्छी सहेली है। मैं उसी की मदद लेकर तुझे प्रतियोगिता जितवा दूंगी। फिर अगले दिन दूसरी परियों के साथ रोमा परी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने महल पहुंच जाती है। रानी परी बनने के लिए तुम सबको 3 प्रतियोगिता से गुजरना होगा। सबसे पहले तुम सब परियों की शारीरिक क्षमता देखना चाहती हूँ, क्योंकि शरीर से मजबूत परी ही रानी परी बनने के लिए काबिल हो सकती है। इसलिए सबसे पहले तुम परियों की रेस करवाना चाहती हूँ। तभी मौका देखकर मालिनी परी रोमा परी को जादुई पानी से भरी एक शीशी पकड़ाते हुए कहती है, बेटी तू चुपके से इस शीशी का जादुई पानी पी ले। मेरी जादूगरनी सहेली ने इसे खास तौर पर शरीर में ऊर्जा लाने के लिए बनाया है। इस पानी को पीने के बाद तुझे कोई परी नहीं हरा पाएगी। रोमा परी फौरन जादुई पानी पी लेती है। फिर थोड़ी देर के बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और रोमा परी तूफान की तरह भागती हुई सभी परियों को पीछे छोड़ देती है। रोमा परी को इतना तेज दौड़ते देख सभी परियां दंग रह जाती हैं। कुछ ही पलों में रोमा परी रेस जीत जाती है और उसे 10 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद परियों की निशानेबाजी की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सभी परियां हाथों में तीर कमान लेकर लाइन में खड़ी हो जाती हैं। तभी मालिनी परी रोमा परी को एक जादुई तीर देते हुए कहती है, बेटी ये जादुई तीर है, इसमें निशाना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तू चाहे तो आंख बंद करके तीर छोड़ दे, ये बिल्कुल सही निशाने पर लगेगा। उसके बाद निशानेबाजी की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सभी परियों को आसमान में उड़ती हुई चिड़िया पर निशाना लगाना था। दूसरी परियां काफी मेहनत के बाद ठीक तरह से निशाना नहीं लगा पाती, लेकिन रोमा परी एक एक कर कई चिड़ियों को मार के गिरा देती है। ये देख रानी परी बहुत खुश होती है और उसे फिर से 10 नंबर दे देती है। उसके बाद परियों की मिर्च खाने की प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी परियों के सामने बड़े बड़े बर्तनों में मिर्च भरकर रख दी जाती है। तभी मालिनी रोमा को एक चॉकलेट देते हुए कहती है, तू जल्दी से इस चॉकलेट को खा ले। इसके बाद तू चाहे जितनी भी मिर्च खा, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद रोमा परी चॉकलेट खाकर सामने रखे बर्तन की मिर्च खाने लगती है। थोड़ी ही देर में रोमा परी मिर्च खाकर खत्म कर देती है। ये सब देख दूसरी परियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये रोमा परी अचानक इतनी सारी मिर्च कैसे खा सकती है? मुझे तो इस पर शक हो रहा है। जरूर प्रतियोगिता जीतने के लिए ये कोई चाल चल रही है। उस परी की बात सुनकर सभी परियां रोमा परी का विरोध करने लगती है। रानी परी को भी रोमा परी पर शक होता है, पर वो फौरन अपने जादुई उल्लू को रोमा परी के सिर पर बैठा देती है। चल मेरे जादुई उल्लू, मुझे रोमा परी की असलियत बता। क्या इसने प्रतियोगिता जीतने के लिए किसी प्रकार की चीटिंग की है या नहीं? रानी जी, रोमा परी और उसकी माँ बहुत बड़ी धोखेबाज है। उन्होंने इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए जादू का सहारा लिया है।
इतना कहकर उल्लू रोमा परी के सिर पर जोर जोर से चोट मारने लगती है। ये देख रोमा घबरा जाती है। रानी जी, मैं अपनी गलती कबूल करती हूँ। इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मैंने धोखेबाजी की है, मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद रानी परी गुस्सा होकर रोमा परी और उसकी माँ को हमेशा के लिए परी देश से बाहर निकाल देती है। अगले दिन रानी परी दोबारा प्रतियोगिता करके एक काबिल परी को चुन लेती है और उसे वहाँ की रानी बना देती है। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखेबाजी का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने फायदे के लिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।